इतनी पावर्स हैं, जिन्नात हैं, मैं तो ये भी आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है इनके पास जिन्नात हैं या नहीं है, बता दीजिएगा इसी सवाल में। और दूसरा ये कि इतनी ताकत, ये सब कुछ या जादू या कुछ भी होने के बावजूद इमरान खान साहब जेल में, खुद ये जेल में, दिस इज अ वेरी ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये खुद क्यों नहीं बाहर आ सकी इतनी ताकत होने के बावजूद? जिन्नात का आपने कहा ना, मैं 2-3 नाम लेता हूँ। एक नाम याद रखिएगा, आने वाले दिनों में जिंदगी रही खैर हुई, पंडित। एक नाम याद रखिएगा, बालों वाला 7-8 फुट का लंबा जिन। अच्छा, ठीक है, आपको मैं हिंट फेंक रहा हूँ ना, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है लोगों का, ठीक नई है। चीजें आ गई ना, तो दे फील मोर थ्रिल्ड के जो चीजें हैं। नाम याद रखिएगा कि ताज, ताज, मुझे ताज पहनाया गया, मैं कायनात में हूं, ये चीजें हैं, कुछ कोड्स हैं, ये चीजें हम इनको अब साइड पर रख देते हैं, आगे चलेंगे। देखिए, अल्लाह का कुरान ये कहता है, अल्लाह कुरान में ये फरमाता है कि इनको हारूत और मारूत जो थे वो आए, और ये लोग बनी इसराइल वाले जाके उनसे जादू सीखते थे, और जादू सीखने के बाद अल्लाह के इज़्न के साथ, क्योंकि शर भी तो अल्लाह की तख्लीक है, लेकिन शर की निस्बत अल्लाह से नहीं की जाती। शर जो भी करेगा उसकी निस्बत उसके अपने नफ्स से, फमिन नफ्स से, ठीक है। और जो भी खैर है उसकी निस्बत अल्लाह से, फमिन अल्लाह है वो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उससे वो मियाँ और बीवी के दरमियान जो फर्रिकून भी बैनल मर्रे वज़ौजी, वो जादू सीखते थे और मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते थे। लेकिन ये अमल है, ये अमल एग्जिस्ट करता है, ये अमल इसके असरात आते हैं, और कुरान से भी साबित है, और हदीस मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। अब अल्लाह का कुरान एक और जगह फरमाता है कि जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता, कामयाब फलाह नहीं पाएगा, जादूगर कामयाब नहीं होगा। अल्टीमेटली वो जादू उस पे वापस लौटेगा। शर की कुवत है ना, ठीक है, वो उसको एक दफा तो वो उसको बूस्ट देगा, लेकिन अल्टीमेटली वो चीजें वापस लौटेंगी। कि जितने भी लोग इमरान खान साहब से इख्तिलाफ करते थे, वो सब जो से है ना बीमारियों का शिकार हो रहे थे, और इसमें पार्टी के बड़े बड़े लीडर शामिल, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी का 6 महीने से पेट खराब है, किसी का 8 महीने से पेट खराब है, किसी का 1.5 2 साल से पेट खराब है। और ये जो बीमारियां थी ये उसी टाइम पे शुरू होती थी जब वो ना कोई इख्तिलाफ राय करते थे, या वो ना साइड पे होना शुरू होते थे। ये एक पैटर्न ना हमने नोट किया, और ये बाकायदा फिर हुआ ये था कि जितनी ये बाकायदा पीटीआई की सीनियर लीडरशिप थी, ये जा जाकर रूहानी इलाज करवाती रही, रूहानी इलाज करवाती रही। मतलब पहले इन्होंने गए डॉक्टरों के पास, लेकिन फिर जब एक पैटर्न प्रॉपर नोट हुआ है ना कि फलाने के साथ भी ये मसला है, फलाने के साथ भी यही मसला है और सेम मसला है, तो फिर उन्होंने कहा कि हम एक रूहानी इलाज कराना शुरू करते हैं। ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज ये थी कि ओन चौधरी साहब, जिसमें उनका पहले जिक्र किया, जब पीडीएम का दौरे हुकूमत आया पहला, वो बने थे ये सियाहत के मशीर, उनको लगाया गया। ठीक है। तो मैं ओन भाई से मिल रहा था पीटीआई दौर में, उसके बाद एक बड़ा गैप आ गया, वो लाहौर चले गए। अब वो इधर आए तो मेरी उनसे थी अच्छी सलाम, तो मैं कहा यार चलें ओन भाई को जाके मुबारकबाद दे आते हैं ना। मैं अब ओन भाई से मिलने गया हूँ उनकी मिनिस्ट्री में, तो आप यकीन माने कि मैंने जो ओन चौधरी का चेहरा देखा उस टाइम, और जो मैं 3 साल पहले ओन चौधरी देखा, जमीन आसमान का फर्क था। अच्छा, ठीक है। ओन भाई का बिल्कुल मतलब वो चेहरा उस टाइम, आजकल तो उनका लक्ष्य कर बेहतर हो गया है, चला उनका ये सारा इधर अंदर गया हुआ, और एक अजीब सी उनकी हालत। मैं कहा यार ओन भाई आपको क्या हुआ है? उन्होंने भी वही सेम बात, वो कहते हैं यार मेरे को पेट में मसला हुआ है, शायद कोल्सर हो गया, क्या हो गया, डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा, तो ये सारा चल रहा है। मैं वो मिठाई लेकर गया था, मैं कहा ओन भाई आपको बड़ी मुबारक हो मिनिस्ट्री की, तो खैर उन्होंने मुझे अच्छी दुआएं दी। अब ये वो अर्सा था जब मेरे ना मतलब कोई बाकायदा ऐलान नहीं था कि ये छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं ऑब्वियसली मैं साइड पे हो गया था। और तो मैं रात को घर गया हूँ, घर जाके मैं सोया हूँ, तो मैं एक मंजर देखा है कि ऊपर ना बादल हैं नींद में ना, और बादलों से ना 2 आंखें आती हैं, और उन्होंने आगे नकाब पहना हुआ है, और एक खातून की आवाज़ में ना मुझे कहा जाता है कि आइंदा तुम ओन चौधरी से मिले तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अच्छा। अब फरूक भाई ये जो वाकया मैं आपको बताया ना, शायद आपको सुनने में इतना ना लगे, आप कहें यार ये क्या है, इसको ख्वाब आया तो, लेकिन यकीन माने मैं 3 दिन जो था फीवर की हालत पे बिस्तर पे पड़ा रहा हूँ। ठीक है। मुझसे उठा ही नहीं था जा रहा, मतलब वो एक मंजर था, वो जा ही नहीं था, ऐसा एक खौफनाक हैबतनाक किस्म का मंजर था। अच्छा, हुआ ये कि मैंने उसको बड़ा ब्रश ऑफ करने की कोशिश की, मैं कहा यार ये हो सकता है, हाँ वो जो भी। मैं ओन भाई से मिला, उसके बाद मैं मिलना छोड़ दिया, मैं उसके बाद उन्हें सलाम दुआ भी नहीं करने गया। कुछ साल 1.5 साल गुजरा तो इत्तेफाक से ना फिर मेरी उनकी मुलाकात हुई, तो वो कहते हैं यार तू मिलने नहीं आया। मैं कहा यार ओन भाई मैं लास्ट टाइम आपसे मिला, मेरे साथ तो ये वाकया हुआ। तो मैंने कहा यार और भी लोगों के साथ ऐसे वाकयात होते रहते हैं। तो वो मतलब क्या था कि कोई ऐसे अमलियात थे या ऐसी चीजें थी कि जो भी बंदा उनसे मिलता था उसको जाके साइकोलॉजिकली हरास करती थी। तो ये तो मतलब मेरा एक अपना जाती फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि मैंने ये चीजें होती देखी। उसके बाद ये केस चलता रहा, और पर 13 नवंबर को रात इसे कंक्लूड कर लिया गया। अब इसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं रखता जाता हूं। एक तो ये है कि अगर जनरल फैज़ हमीद साहब को सज़ा हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो उम्र कैद है, इसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट यानी जो सज़ा मौत तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन उम्र कैद जो है वो इसके अंदर हो सकती है। और इनके जब ये इनको उम्र कैद हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, पहले तो ये जितने रैंक्स होंगे इनके वो सारे के सारे कन्फिस्केट कर लिए जाएंगे, उतार लिए जाएंगे। यानी उसके बाद ये अपने आप को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद नहीं कह सकेंगे, बल्कि शायद कोई भी रैंक ही अपने साथ अपना फौज का नहीं लगा सकेंगे। तो इनके
इनके रैंक्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो इनकी पेंशन है और जो मरात इनको फौज की तरफ से मिली हैं वो भी सारी कन्फिस्केट कर ली जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। फिर इनके जो प्लाट्स मिले हैं इनको सारे, वो सारे भी ज़ाहिर जब्त कर लिए जाएंगे। और इनके अकाउंट्स जो है, जो ज़ाहिर आर्मी से ऑपरेट होते रहे हैं, ये जिसके अंदर फौज का पैसा था, फौज की तरफ से गया हुआ पैसा था, वो भी इनका कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो इनके भाई नजम साहब हैं, जो उनके नाम पे वो प्लॉट्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं जो जनरल फैज़ हमीद साहब के जरिए उनके पास गई थी, जिसमें टॉप सिटी का भी ज़ाहिर है कोई बहुत सारा असासा शामिल था, वो सारा भी इनसे ले लिया जाएगा और वो भी इनके पास से चला जाएगा और वो टॉप सिटी के हवाले कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ फिर इनको कैद की सजा भी हो जाएगी, क्योंकि अगर उम्र कैद है तो फिर उम्र कैद इनको भुगतना पड़ेगी। लेकिन उस तरफ आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रोसेस इसका क्या है। अभी ज़ाहिर है 3 रुकनी बेंच है, वो अपना फैसला सुनाएगा और ये फैसला 7 दिन के अंदर अंदर इन्हें सुनाना है। उसके बाद ये फैसला आर्मी चीफ के पास जाएगा और आर्मी चीफ की इजाज़त से फिर इस सजा को अनाउंस किया जाएगा। मुझे लगता है कि शायद आने वाले को 8-10 दिनों के अंदर अंदर ये फैसला आ जाए, क्योंकि नवंबर का महीना जो है ऐसा लगता है कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब का फैसला इस पूरे महीने के अंदर हो जाएगा और उसके बाद इनको सजा भी हो जाएगी। यहाँ पे एक और जो बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल है वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने जिनके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, जिनके लिए उन्होंने अपने पूरे कैरियर को दाव पे लगा दिया, जिनके लिए उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के साथ बेवफाई कर दे, उनमें से कोई शख्स नहीं है जो जनरल फैज़ हमीद के साथ इस वक्त खड़ा हो। इंक्लूडिंग आप ये देख लें कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी प्लेटफॉर्म से जनरल फैज़ हमीद साहब की हमायत का ऐलान नहीं किया गया। इवन उन्हें वकील भी फराम नहीं किया गया, जबकि वो कम से कम वकील तो उनको फराम कर दिया जाता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी वकला की पार्टी है। बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि जिसमें जो सीनियर क़यादत है पार्टी के, उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा था कि हमें जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर क्या रवैया रखना चाहिए, तो इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर उनको रोक दिया था कि आपने इसके ऊपर खामोश रहना है, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फैज़ हमीद जाने और अफवाज पाकिस्तान जाने या जनरल आसिम मनीर जाने, तो ये इमरान खान साहब ने उनको कह दिया था। यही वजह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब मुकम्मल तौर पर तनहा रहे। इस बुरे वक्त में सिर्फ 3 उनके पुराने कोलीग्स हैं जो ज़ाहिर रिटायर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कोई सपोर्ट की इमरान खान साहब को और साथ साथ उनकी फैमिली के सर के ऊपर हाथ भी रखा, जबकि बाकी सारे मामलात में कोई शख्स उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। ना कोई सियासतदान खड़ा हुआ, ना कोई बिजनेसमैन खड़ा हुआ, ना कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खड़ा हुआ जिनको जनरल फैज़ हमीद साहब ने डेवलप किया था, जनरल फैज़ हमीद साहब ने जिनको बहुत नवाजा था। कोई एक शख्स भी इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये होती है रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, ये होती है ज़िंदगी की हकीकतें कि जिन लोगों के लिए आप मर जाते हैं, जिन लोगों के लिए आप अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, वो आखिर में वुज़ू करते रह जाते हैं, वो आपकी नमाज़ पढ़ने के लिए भी नहीं आते। ये है हकीकत और इस हकीकत के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है और बहुत कुछ इसके अंदर नज़र भी आ रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो मेरा ख्याल ये है कि आपको दूसरे लोगों को बताना चाहिए कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि अल्टीमेटली आप बिल्कुल बेबस होकर दुनिया में रह जाएँ। और आखिरी चीज़ जो जिसका मैं इजहार इसमें करना चाहता हूँ, जनरल फैज़ हमीद साहब बहुत बड़े लूज़र साबित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ के अपना इदारा और अपना आप सब कुछ बर्बाद कर लिया। तो नाज़रीन, आपने व्लॉग देखा, यकीनन आपको बहुत मज़ा आया होगा। हमने एक नया फॉर्मेट अभी निकाला है, अगर आपको ये पसंद आए